हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सरपन अधिकारी और अब हम लोग एक और नए पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर बेटा हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था सर ओम्स लॉ, और फिर क्या देखा सर रेजिस्टेंस, फिर क्या देखा था रेजिस्टिविटी, फिर क्या देखा था कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, और लास्ट में आते आते हम लोगों ने करंट डेंसिटी तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पर फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं। तो सर सबसे पहले V इज आई आर के बारे में जाना था, फिर R इज रो एल बाई ए के बारे में जाना था, फिर हम लोगों ने जाना था 1/r के बारे में, और फिर हम लोगों ने जाना था 1/ρ के बारे में, जिसको हम लोगों ने कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी के बारे में जाना था, है ना। अब रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिमाग लगाना। जब रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने एक और चीज करी थी, करंट डेंसिटी, जिसको हमने जे से करा था। करंट, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू द एरिया इन पर यूनिट टाइम, ऐसे बोलो, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने J इज आई बाई ए और J इज आई बाई ए कॉस थीटा तक हमने देखा था, और I इज जे डॉट ए तो हमने देखा था, है ना। तो यहाँ फिर से पता पड़ा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि J और A के डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही थी, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास J A cos थीटा आ जाता है, और यहाँ पे J बनता है यानी करंट डेंसिटी, या ना ये वेक्टर है जो हमारे पास J है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट स्केलर में करंट डेंसिटी वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसी डायरेक्शन में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जा रही थी ना करंट, इधर जा रहा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर ही करंट डेंसिटी उधर ही जाएगी जहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सब तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो हमने पढ़ा, जो हमने सब ये ओम्स लॉ पढ़ा, ये बेसिकली स्केलर फॉर्म है। मतलब सर क्या क्या मतलब ओम्स लॉ स्केलर वेक्टर बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। जो मैं वेक्टर फॉर्म बताऊंगा वो इक्वल है स्केलर फॉर्म के। लेकिन अगर आपसे पेपर में बोलता है बोर्ड्स में कि बताइए ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर हम तो V आई आर लिख के आ जाते हैं, और बेटा फिर पेपर वाले भी जीरो दे देते हैं, और क्या ही करते हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म कुछ और है। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्या? ओम साहब अभी खत्म नहीं हुए हैं, ओम साहब इन वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होता है। तो बेटा आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ये तो हमें पता है, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन याद करो। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की टर्म्स में V इज इक्वल्स टू हम लोग E इंटू एल लिखते थे, E इज इक्वल्स टू V बाई डी, V बाई एल, याद आया? हाँ जी। तो V इज इक्वल्स टू ई एल, ये भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ये भी V के इक्वल है, ये भी V के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? आई आर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स एल, आई आर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स एल। और यहां पर आप लोग आर क्या लिख सकते हो? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो यहां पे आ जाएगा ई एल बराबर आई टाइम्स रो एल बाई ए। इस एल से इस एल को काट दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी E इज इक्वल्स टू आई टाइम्स रो बाई ए। आई याद करो, I बाई ए, अभी पीछे रिकैप कराया, क्या होता? करंट डेंसिटी। तो हमारे पास इसको J लिखने का हक बनता है? हाँ जी सर बनता तो है, तो J लिख दीजिए और इसको रो रहने दीजिए। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल्स टू जे टाइम्स रो। अब इस रो को इधर लेके आइए जरा, जो वेक्टर है उन पे वेक्टर लगाते जाइए जरा। जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी यही बताया मैंने वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस रो को इधर लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा E बाय रो बराबर J इज इक्वल्स टू J 1/रो। अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मतलब जिसने अभी पढ़ा है, हो सकता है कुछ बच्चे लगातार दो वीडियो देख लें, हालांकि बच्चे जितने भी देखें कोई टेंशन नहीं। तो 1/रो को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा और E, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा E
इज इक्वल्स टू जे और जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये हमारे पास ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ जाता है एंड इट इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म ऑफ v इज इक्वल्स टू आई आर। कोई दिक्कत नहीं है, आया तो उसी से ये इक्वल, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारे पास ओम्स साहब की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, किस चीज को करते हुए यहां से शुरू करा, यहां से शुरू करा, यहां से शुरू करा, और फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं उसकी लास्ट में लिमिटेशंस। तो अब जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा बेटा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। भैया ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, देखो पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि सर ओम्स लॉ का v और i एक स्ट्रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, तो v और i का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, v और i का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो बेटा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये बात सच है फॉर ओमिक कंडक्टर्स ओनली, फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं बेटा, आप लोग कहेंगे सर ऐसे कंडक्टर जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, हर बात पे, हर पॉइंट पे, पापा मम्मी वाले बच्चे, जैसे घर, भाई घर जाते हैं किसी के तो मन में क्या लड्डू फूटता है, भाई कुछ तो खाने को मिलेगा, है ना। लेकिन पापा मम्मी ने क्या रखा बेटा, दूसरों घर मत जाना, तो मन तो करता है, लेकिन फिर भी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे जितना पूरा समाज होता है उसके सामने हम लोग क्या दिखाते हैं, पापा मम्मी ने मना किया हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे ही ओमिक कंडक्टर होते हैं, ये हर समय पापा मम्मी की बात मानते हैं, तो दे ओबे ओम्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ओवर द एंटायर रेंज कंसंट्रेशन, नहीं कंसंट्रेशन तो अलग है, अभी केमिस्ट्री भी चल रही है ना साथ साथ। तो ओमिक कंडक्टर हो गया, तो दे ओबे ऑलवेज, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन। इवन इतने अच्छे थे जैसे कि कॉपर सल्फेट का मैं अगर एग्जांपल लेता हूं सॉल्यूशन साहब का, तो भाई साहब कॉपर तो इतना बढ़िया था कि अगर रिवर्स में कर दो ना v को और i को, तो वो ये ग्राफ भी रिवर्स में ऐसे दे रहा था। जनरली कॉपर जैसे मटेरियल अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये इतना अच्छे से ओबे कर रहा था, तो भाई साहब इधर तो गया तो v और i तो स्ट्रेट लाइन था, पीछे देखा बैक प्रोड्यूस करा तो ये भी स्ट्रेट लाइन था। तो ऐसे कंडक्टर जो ओबे करे ओम्स लॉ को हर समय हर टाइम पे, वो ओमिक कंडक्टर। लेकिन हमारे ऐसे बच्चे क्या थे, पापा मना करेंगे तो फिर आंटी की शक्ल देखेंगे, आंटी कहेगी हाँ बेटा लो लो, फिर हम पापा की तरफ देखेंगे, फिर एक पता पड़ जाएगा कि पापा ही बात मानी जाएंगी, है ना। तो भाई साहब हम तो वैसे वेट करते थे पापा मम्मी का बाहर जाएं और मेहमान को छोड़ने गेट पर जाए, फिर तो टूट पड़ते थे मिठाई। अब तो यार भगवान की दुआ से नमकीन बिस्किट खाने का मन नहीं करता, जब मन करता था मिलते नहीं थे, है ना, यही होता है। तो ओमिक कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये ओमिक कंडक्टर है ना, ये ओबे ओम्स लॉ, v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ जो हमने डेफिनेशन वहां पे मिस कर दिया था ना, ये ग्राफ शायद मैंने बताया था, जी नहीं बताया था, तो ये बताया था, पता है आपको 10th क्लास पढ़ा है। यहां पे देखो ना ओमिक कंडक्टर, ये तो ओमिक कंडक्टर लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशन ये है कि जो ओम्स लॉ है वो ओबे होता है सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए, बट इट इज नॉट ओबेड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ ओबे ही नहीं होता है, मतलब कुछ समय तक करेगा, लेकिन जब आप बहुत समय तक करंट पास करा दोगे ना तो उसमें हीट आ जाएगी, हीट के आने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के आने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो ओम्स लॉ का ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस हर समय कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉन ओमिक कंडक्टर वे बदल गए अपने बात से, नॉन ओमिक कंडक्टर ने इनको फॉलो नहीं किया। नॉन ओमिक कंडक्टर आपके पास कुछ इस तरीके के होंगे, स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहिए था लेकिन नहीं है, यहां तक तो फॉलो किया, उसके बाद ऐसे हुआ, जाना ये चाहिए था बेटा, जाना ये बन जाता है ए डॉटेड, ए डॉटेड का मतलब डॉटेड लाइन से मैं तुम कहां ले जाते हो यार, बताओ यहाँ देखो। तो ये हमारे पास ये v और i, सर हम कहीं नहीं लेकर जाते सर, आप ना दिमाग में, सर मेरे दिमाग में तो भरपूर चीजें भरी हुई हैं, है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है थोड़ी बहुत ज्यादा बायोलॉजी है वैसे तो, मतलब पढ़ाई वाली बायोलॉजी है, क्या गया तुम लोग भी ना प्लीज। v और i तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए बट ना जाके थोड़ा सा कर्व हो जाता है बेटा, तो ये वेरी कर गया ना, ओम्स तो हमारे पास स्ट्रेट होना चाहिए था,
नहीं किया। एक लिमिटेशन समझ में आती है। तो टेम्परेचर बदलने पर ये बदल जाता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law for every value of V and I। सिंपल सी डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन तो ये हुई ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। दूसरा बेटा हमारे पास एक चीज आती है, वाटर वोल्टेज बोलते हैं। वाटर वोल्टेज में हमारे पास क्या होता है कि ऐसे समझो, आपके पास जब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो ना, पानी को तोड़ते हो, तो पानी में से H2 और O2 निकलेगी। तो उस H2 और O2 की वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन कैथोड पे रहता है और एनोड पे ऑक्सीजन चला जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है, एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है। मतलब जो उस वाटर वोल्टमीटर का ईएमएफ था वो जनरली होगा अपना बिल्कुल बढ़िया सा, लेकिन जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती गई तो कैथोड पे आके हाइड्रोजन, एनोड पे चला गया ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या हुआ, कैथोड एनोड पे जब प्रोसेस हो तो एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। बट वो ईएमएफ हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमने पोटेंशियल दे रखा है उस पे काम करना चाहते हैं, वही पर वो आ जाता है। उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। और वो बैक ईएमएफ की वजह से जो हमारे पास VI का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो भी हमें सही नहीं मिलता। तो वो किसकी वजह से होता है, बैक ईएमएफ इन वाटर वोल्टेज। ये भी इसकी लिमिटेशंस है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि सेमीकंडक्टर या डायोड्स। डायोड्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 14 15 जो भी आएगा हमारे पास सेमीकंडक्टर में, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझते हैं डायोड के वेरी कैसे होते हैं। बट डायोड ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा भी क्या ऐसा भी नहीं होता। ये देखो डायोड जो इसकी लिमिटेशंस में आएगा बेटा, जो हमारे पास डायोड है, थर्ड लिमिटेशन 1 2 थर्ड लिमिटेशन, जो हमारे पास डायोड्स हैं वो तो इन ग्राफ को मानते ही नहीं है। इवन वो तो पीछे और आ जाते हैं। देखो कैसे बनते हैं, उनका ग्राफ तो कुछ ऐसे जाता है, यहां से ऐसे, ओहो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसे, और फिर पीछे आके भी ऐसे। ये पीएन जंक्शन का डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड भी हमारे पास ओम्स आपको ओबे नहीं करते। क्लियर है। इसके अलावा VI कर्व तो चलता ही रहेगा, IV कर्व जो भी है। इसके अलावा आपके पास एक और चीज होती है थायरिस्टर, जिसे बोलते हैं थायरिस्टर। इसका ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब फिर तो भूल ही जाओ कुछ, मतलब अलग ही बात चल रही भैया जी। ये आई यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जाते हैं, इनका ग्राफ ऐसे चल रहा होता है अलग। तो ये भी काम ओम्स लॉ में कर रहा है। और इवन यहां तो देखो एक ही करंट में एक ही पोटेंशियल में दो करंट की वैल्यू आ रही है। कई जगह पर तो ऐसा भी हो रहा है ना कि एक ही पोटेंशियल में दो करंट की वैल्यू आ रही है, ये भी ओबे नहीं कर रहा है ना। गैलियम आर्सेनाइड का कर्व उसे भी देख लेते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का कर्व भी बेटा कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ओबे नहीं करता, कहीं कुछ। गैलियम आर्सेनाइड ये सब सेमीकंडक्टर वगैरह में भी हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी सारी लिमिटेशंस हैं। 4-5 ऐसे कर ग्राफ तुमसे पूछ लें, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोर्ड्स, मैं ज्यादा फोकस बोर्ड्स के लिए हूँ, थोड़ा सा बच्चे परेशान बोर्ड्स के होते हैं है ना। कंपटीशन में तो फिर जो जाते हैं थोड़ा सा मतलब उनको बोर्ड्स के बेसिक तो आते ही होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। कंपटीशन तैयारी कब करोगे, जब बेटा बोर्ड्स के बेसिक्स क्लियर होंगे, तो ये आपका फाउंडेशन ले करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके कंपटीशन में हेल्प नहीं करेगी, कंपटीशन में हेल्प करेंगे, बट इट विल जस्ट बी बिल्डिंग योर बेसिक ब्लॉक्स जो आपके मजबूत रहने चाहिए किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ आ जाता है। क्लियर है ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास ये आता है। लिमिटेशंस के ऑफ ओम्स लॉ के साथ हमारे पास ओम जी का टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ जी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, I hope lecture was pretty much clear to you. I hope you enjoyed the lecture. Till then, bye. Take care. Thank you so much.